वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग 2015 के क्वेश्चन बैंक का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आप लोग यदि हमारे पिछले वीडियो को यदि नहीं देखे होंगे, पहले उनको देख लीजिए, तब ये आप लोग के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो हम 2015 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बायोलॉजी का दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2015 का बायोलॉजी सेक्शन का। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन ये है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जो स्पर्म मियोजेनेसिस होता है, जो स्पर्म का जो जनन होता है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन है जो स्पर्म के जनन के लिए सहायक होता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हार्मोन का काम है उत्तेजित करना। तो आइए, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन के अनुसार ए में है एस्ट्रोजन, बी में है एंड्रोजन, सी में है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं, और एंड्रोजन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, मतलब पुरुष लैंगिक हार्मोन कहते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन फीमेल के ओवरी से सेक्रेट होता है, ओवरी से निर्माण होता है, लेकिन एंड्रोजन का निर्माण फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है और इनका निर्माण मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है और इनका निर्माण टेस्टिस से होता है। तो एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन। फिर LH का यहाँ फुल फॉर्म हम दे रखे हैं। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन ये LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि या इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे ब्रेन में होते हैं ये ग्लैंड, और इसी ग्लैंड से LH हार्मोन स्रावित होता है। अब अगला इसमें इम्पोर्टेंट बात ये हम दे रखे हैं कि MC को नियमन करने के या करने वाले हार्मोन का क्या क्या नाम है। मतलब MC जो होता है, मासिक धर्म जो होता है या मासिक चक्र जो होता है, जिसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, जिसका साइकिल 28 दिन का होता है, उसका नियमन करने वाला हार्मोन कौन कौन सब है। तो LH हार्मोन, FSH हार्मोन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, MC को नियमन करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे यूटेरस के गर्भाशय के जो इंडोमेट्रियम लेयर होते हैं, वह पिघलकर गंदे रक्त के साथ बहने लगते हैं। उसको नियमन करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुल स्टिमुलेटेड हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहायक होते हैं। जैसे यहाँ हम लिख डाले हैं कि FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का भी सेक्रेशन ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन का स्राव ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जिस ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आप लोग को पता ये चल गया होगा कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण LH हार्मोन के द्वारा होता है। कभी कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोजन कहते हैं। चूंकि फीमेल से क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, फीमेल से क्या होगा, स्त्री हो जाएगा, और स्त्री से यहाँ सटरस में पकड़ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्त्री सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन, और मेल का यदि इसका एस्ट्रोजन हो जाएगा, फीमेल का एस्ट्रोजन हो जाएगा, तो मेल का एंड्रोजन हो। अगला क्वेश्चन ये है, मेंडल ने प्रस्तावित किया, बोला गया कि मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए में देखिए संलग्नता का नियम, ऑप्शन बी में
10% ऊर्जा का नियम, ऑप्शन सी में आनुवांशिकता का नियम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता का नियम। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया, इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया। कौन? मेंडल ने। लेकिन एक बार इन पर भी चर्चा कर ले कि संलग्नता का नियम क्या है। तो संलग्नता का नियम मेंडल का ही नियम है, लेकिन मेंडल के नियम का अपवाद है। क्वेश्चन 2021 और 2010 में पूछा गया है कि संलग्नता जो है मेंडल के नियम का अपवाद है या नहीं। तो मेंडल के नियम का अपवाद है, इनमें से कौन? तो ऑप्शन दे देगा संलग्नता का नियम और ऑप्शन 4 कोई दे देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेंडल के नियम का अपवाद कौन है? संलग्नता। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या होते हैं? संलग्नता का नियम मेंडल का अपवाद होते हैं। उसके बाद 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? लिंडेमैन ने दिया 1942 ईस्वी में। तो 10% ऊर्जा का नियम कभी कभी पूछा जाता है, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो लिंडेमैन ने दिया। लिंडेमैन ने 1942 ईस्वी में 10% ऊर्जा का नियम दिया। उसके बाद आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया। ये तो हो गया। और ये क्वेश्चन मेंडल ने प्रस्तावित किया था, आनुवांशिकता का नियम। ये 2021 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है और 2015 में तो पूछा ही गया है। तो ये क्वेश्चन सब संभावित क्वेश्चन है जो कि आप लोग को 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने की महत्वपूर्ण मतलब कैसे भागीदारी होगी ये क्वेश्चन। उसके बाद मेंडल के बारे में कुछ हम फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकता की फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी की पिता या आनुवांशिकी की जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 ईस्वी में कि आनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे पर। वो पौधे क्या था? बगीचा का पौधा था वो मटर। और ये क्वेश्चन 2009 ईस्वी में पूछा गया है कि मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर के पौधे पर 2009 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अधिकांशतर इतने ही ऑब्जेक्टिव से लगभग कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा ईस्वी में मेंडल ने प्रस्तावित किया था क्या? आनुवांशिकता का नियम। 2015 में तो पूछा ही गया है और 2021 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है। उसके बाद संलग्नता का नियम क्या है? तो मेंडल के नियम का अपवाद है। ये क्वेश्चन 2021 और 2010 में पूछा गया है। और ऊर्जा 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो लिंडेमैन ने दिया। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया? तो मटर के पौधे पर। यह क्वेश्चन 2009 के क्वेश्चन में पूछा गया है। और मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ये 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यदि इस तरह से आप लोग देखते हैं तो एक क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन को डायरेक्ट ही पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए देखेंगे इस सीरीज को। अगला क्वेश्चन है कि ऑपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था। पूछ रहा है कि ऑपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ए में है वाटसन एवं क्रिक, बी में है कॉर्नबर्ग, सी में है जैकब तथा मोनार्ड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑपेरन मॉडल प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे जैकब तथा मोनार्ड। इन्होंने 1961 ईस्वी में ऑपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था। 2015 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि ऑपेरन मॉडल प्रस्तावित किया किसने? जैकब तथा मोनार्ड ने। लेकिन यही क्वेश्चन आप जाके 2021 के क्वेश्चन बैंक में देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऑपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया?
तो जैकब तथा मोनर ने 1961 ईस्वी में। लेकिन 2015 के क्वेश्चन बैंक के अलावा 2021 के भी क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स यहाँ है कि ऑपरेंट मॉडल प्रदर्शित करता है कि ऑपरेंट मॉडल जो दिया जैकब तथा मोनर ने, इसके अनुसार ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो जीन रेगुलेशन को प्रदर्शित करते हैं। ऑपरेंट मॉडल जीन रेगुलेशन को प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन 2017 और 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेंट मॉडल प्रदर्शित करते हैं। ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करते हैं, जीन रेगुलेशन। ये 2017 के क्वेश्चन बैंक में और 2011 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। उसके बाद आइए एक बार हम वाटसन एवं क्रिक के बारे में जान लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक जो है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताई। मतलब डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की होती है। ये वाटसन एवं क्रिक ने कहा था कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दोहरी झिल्ली की होती है। और कॉर्नबर्ग ने बताया कि परखनली में डीएनए का संश्लेषण करके और परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया कॉर्नबर्ग ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा। उसके बाद यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि हरगोविंद खुराना ने क्या किया। तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया। अब ये देखिए, हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया, लेकिन कॉर्नबर्ग परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया और हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया। तो जैकब तथा मोनर ने क्या किया, ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया। तो आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार, जो सब इसमें हम बताएं कि ये क्वेश्चन इतना इसमें पूछा गया है, एक बार वहाँ आप लोग जा करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन ये है, यौन संचारित रोग है एसटीडी, जिसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जो लैंगिक या यौन संचारित रोग होते हैं, इनमें से कौन है? खसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइफाइड। तो इनमें से यौन संचारित रोग हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया क्या होते हैं? यौन संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। लेकिन खसरा क्या होते हैं? वायरस द्वारा होने वाले डिजीज होते हैं। टीबी क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग होते हैं। और टाइफाइड क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग होते हैं। लेकिन यौन संचारित रोग क्या होते हैं? गोनोरिया होते हैं। ये गोनोरिया भी एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग होते हैं। गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग गोनोरिया हो जाता है और सिफिलिस हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार यौन संचारित रोग है, गोनोरिया हो जाएगा। लेकिन 2015 के क्वेश्चन बैंक में ये पूछा गया है गोनोरिया वाला। और यदि हम 2010 के क्वेश्चन बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर पूछा गया है यौन संचारित रोग है और उसमें दिया है सिफिलिस। तो यौन संचारित रोग जो बैक्टीरिया द्वारा होता है वह गोनोरिया होता है और सिफिलिस होता है। गोनोरिया वाला 2015 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है और सिफिलिस वाला 2010 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो ऑप्शन अनुसार गोनोरिया होगा। और वायरस द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग के अंतर्गत एड्स और हर्पिस आते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग गोनोरिया हो गया और सिफिलिस हो गया। लेकिन वायरस द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग एड्स एवं हर्पिस हो जाएगा। तो यौन संचारित रोग के अंतर्गत गोनोरिया आ जाएगा, सिफिलिस आ जाएगा, एड्स आ जाएगा और हर्पिस आ जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार गोनोरिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग वर्णांधता कहते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस में रोगी नहीं पहचान पाता है। क्वेश्चन बताया गया है कि कलर ब्लाइंडनेस वाले रोगी कौन से रंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं? लाल या पीला रंग में, लाल या हरा रंग में, नीला या हरा रंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता के रोगी नहीं पहचान पाते हैं
लाल एवं हरा रंग को ये नहीं पहचान पाते हैं। यदि ये लाल रंग को देखता है तो इनको लाल रंग हरा दिखाई देता है, और हरा रंग को यदि यह देखता है तो लाल रंग दिखाई देता है। इसका मतलब लाल और हरा रंग में ये अंतर भेद नहीं कर पाता है, लाल रंग है या हरा रंग है। और ये कलर ब्लाइंडनेस रोग जो होते हैं या जेनेटिक डिजीज होते हैं, मतलब आनुवांशिक रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग होते हैं। और ये डिजीज क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित कर देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाले रोगी में क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण अधिकांशतर फीमेल में ये रोग देखने को मिलता है। अधिकांशतर फीमेल में ही कलर ब्लाइंडनेस रोग दिखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस रोग एक प्रकार के जेनेटिक डिजीज होते हैं और इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण अधिकांशतर फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग से लड़ना पड़ता है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ए में है कैंसर, बी में है ऑन्कोजीन, सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में है विषाणु। तो ऑन्कोलॉजी जो होता है वह कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोजीन क्या है इसको देख लेते हैं। कैंसर के रोगी में जो होते हैं, ऑन्कोजीन प्रभावित होने से ट्यूमर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे गांठ कहते हैं। तो ऑन्कोजीन इफेक्ट हो जाते हैं कैंसर वाले रोगी में, ऑन्कोजीन जो होते हैं वह इफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ट्यूमर और अनियमित गांठ कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाते हैं, वही ऑन्कोजीन के प्रभाव से। लेकिन ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन होता है वह कैंसर का अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैंसर का अध्ययन है। उसके बाद ये जान ले कि ये जो कैंसर उत्पन्न होते हैं, यह एक प्रकार के रिट्रोवायरस द्वारा ये कैंसर रोग उत्पन्न होते हैं। रिट्रोवायरस द्वारा कैंसर रोग उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में प्रेजेंट या गोल्डन राइस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए या विटामिन बी12 या विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ से हो जाएगा गोल्डन राइस में जो पाया जाता है सो विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन हम लोग ये जान ले कि विटामिन बी12 जो होता है और इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं, और विटामिन सी में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। चूंकि विटामिन सी जो होते हैं खट्टे फल के खाने से होता है, प्राप्त होता है, तो विटामिन सी में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, और विटामिन डी में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। चूंकि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, कैल्शियम होता है, जिसके कारण हड्डी हमारी मजबूत होती है। तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन ये था कि गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। तो इस तरह का सीरीज हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और तब तक आप इस तरह से क्वेश्चन बैंक का सीरीज को तैयार करते चले हमारे साथ, क्योंकि हम फिर अगला वीडियो आप लोग के साथ इससे अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक इसको आप रिवीजन करते रहें, और आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और जिस तरह से यदि हमारे साथ यदि चलते हैं तो हम लगभग 2015 से 2021 तक का क्वेश्चन बैंक के सीरीज को जल्द ही जल्द समाप्त कर देंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड डायरेक्टली डालता है, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखते हुए और आप लोग के 2022 का बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज को निकाले हैं। तो आशा करते हैं कि यह सीरीज आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से जो और भी वीडियो या और भी सीरीज लेकर हम आएंगे
तो वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।